हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के चुनावी नतीजे सामने हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली। तेलंगाना में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। चारों राज्यों में से 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब यहां बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले से सरकार में थी। हिंदी हॉटलैंड के तीनों राज्य में बीजेपी की जीत में महिला वोटर्स का ज्यादा रोल है। तीनों राज्यों में इस बार महिला मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि 3 राज्यों में जब भी महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है, तब तब सत्ता बदली है। 2003, 13 और 18 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा था। इसी कारण नतीजे भी चौंकाने वाले रहे थे। अब 2023 में भी बीजेपी की जीत में महिला वोटर्स की भूमिका अहम मानी जा रही है। दरअसल शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का पूरा फायदा चुनाव में बीजेपी को मिला और महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। बीजेपी ने इस बार यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में महिला वोटर्स को उनके साथ आना जरूरी है। इसलिए महिला वोटर्स को साधने के लिए यूपी में भी ऐसी स्कीम शुरू की जा सकती है। तो देखिए, जो 2024 का रण है, अब डब्लू फैक्टर पर बीजेपी लड़ना चाहती है। डब्लू फैक्टर यानी वुमन फैक्टर, यानी कि महिलाओं के फैक्टर पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि उसका फायदा जो है मध्य प्रदेश में सीधे सीधे बीजेपी को मिलता दिखा है। लाडली बहना योजना बीजेपी के लिए वहां पर एक अमृत के समान साबित हुआ और यूं भी कह सकते हैं कि महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महिलाओं ने बीजेपी पर जो है ज़्यादा जोर दिया और फोकस किया, उनको वोट किया। उसका रीज़न रहा कि जिस तरह से शिवराज सिंह जो हैं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि भाई लाडली बहना योजना है या फिर जो उज्ज्वला योजना के तहत हम 450 में जो है सिलेंडर देंगे आपको। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई गई। ऐसे में अक्सर ये देखा जाता है कि जब जब महिलाओं ने बम्पर वोट किए हैं, तब तब सत्ता परिवर्तित हुई है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब महिलाओं को साधने के लिए लाडली बहना जो योजना है, जो काफ़ी सार्थक सिद्ध हुई मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए, उसे अब यूपी में भी उसी के तर्ज पर महिलाओं के लिए यूपी में भी कुछ ऐसी ही योजना लागू की जा सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि यहीं पर नहीं, केंद्र सरकार जो है कोशिश ये कर रही है कि केंद्र की तरफ से एक ऐसी योजना बनाई जाए ताकि इसका सीधा सीधा असर जो है केंद्र सरकार को मिलता दिखे। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो बीजेपी शासित हर राज्य में ऐसी योजनाओं पर जोर दिया जाएगा जिससे महिलाओं को सीधा असर देखने को मिलेगा। आपने देखा था जब जीत के बाद कई महिलाओं के साथ शिवराज सिंह चौहान ने खाना भी खाया था। उन्होंने कहा था लाडली बहना योजना के तहत बहनों ने उन्हें भर भर के वोट किए हैं, तो ऐसे में उन बहनों के साथ उन्होंने जमकर खाना खाया। तो ऐसे देखिए कि हर एक जो फार्मूला था बीजेपी ने अपनाया और अब जिस फार्मूले पर बीजेपी को इस फार्मूले पर जीत भी मिली है और अब बीजेपी उसी फार्मूले पर काम करने में लगी हुई है। तो बीजेपी जो है महिला वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, अक्सर देखा गया कि चुनाव जो है इस बार देखा गया किस पर केंद्रित रहा, जातीय जनगणना पर, सनातन पर, पूरा ये जो पीडीए को लेकर सपा ने चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश में, तो पूरा चुनाव इन तीनों पर ही इर्द गिर्द घूमता रहा। लेकिन महिला आरक्षण बिल जब बीजेपी लेकर आई तो इस बिल की जो अहमियत है वो काफ़ी भुनाया गया, इस चुनाव में भी काफ़ी भुनाया गया और इसका प्रचार प्रसार भी खूब किया गया था। जब बिल पास हो गया था ये और ये कानून का रूप ले लिया था,
उसके बाद इसका प्रचार प्रसार भी खूब किया गया। और बीजेपी ने कोशिश ये की कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे महिलाएं जो है उनकी ओर अग्रसर हों और वोट करें, और मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट किया है। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट किया है, और जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं थी वहाँ वहाँ पर भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। चाहे तेलंगाना की बात करें, चाहे हर राज्य की बात करें, देखिए बीजेपी अपने परफॉर्मेंस में जो है सुधार कर रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तमाम सवाल उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ कैप्टन आय सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता अब्दुल्ला आरिफ जुड़ चुके हैं, प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के रविंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अब्दुल्ला भाई आप ही का रुख कर लेते हैं। अब्दुल्ला भाई, 3 राज्यों में करारी शिकस्त, ऐसे में शिकस्त मिलने की वजह जो है महिला वोटर्स भी बताई जा रही कि महिला वोटर्स ने जिस तरह से आप लोगों का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, काफ़ी विश्वास दिखाया है महिला वोटर्स ने। ऐसे में अब आप लोग महिलाओं को साधने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि कई तरह की बातें मध्य प्रदेश चुनाव में कही गई थी महिला वोटर्स के लिए, लेकिन सबको धत्ता बताते हुए महिलाओं ने भर भर कर वोट किए बीजेपी को। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, इसका जो चुनावी हार है वो कहीं ना कहीं हमारे संगठन का मिसमैनेजमेंट रहा है, और हम कहीं ना कहीं ये सोच करके बैठ गए थे कि हम लोग चुनाव जीते, और वही भी ये रही कि चुनाव क्यों ना जीतते जब जनता की तरफ से आवाज आ रही थी बदलाव की, और एक राज्य में सरकार रिपीट होने की आवाज आ रही थी। कार्यकर्ताओं से, लोगों से, महिलाओं से, सबसे मिलकर के सरकारी कर्मचारियों से जब मुलाकात की गई, जो सर्वे रिपोर्ट थी वो कांग्रेस के पक्ष में थी। अब इसमें हम जनता को या कि महिला वर्ग के वोटर को या किसी अन्य वोटर को या अन्य किसी वर्ग के वोटर को हम दोषी नहीं दे सकते। ये गलती हमारे संगठन की है, हम लोग उन तक अप्रोच सही तरीके से नहीं कर पाए, और हमारी जो गारंटी थी वो निश्चित तौर पर तुरंत लागू होने का काम करती। ऐसा नहीं था कि हमारी गारंटी में दम नहीं था। हमने राजस्थान में 25 लाख रुपए तक का चिकित्सक इलाज दे रखा है, 25 लाख रुपए तक तो आप इलाज कराइएगा। अब इन्होंने जो गारंटी दी थी मध्य प्रदेश में, वो गारंटी अलग थी, और बीजेपी ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके शिवराज सरकार ने उस गारंटी को लागू करने का काम किया था। पूरे 4-4.5 साल तो ये लोग खा गए उस गारंटी को। उसके बाद इन लोगों ने जो है वो गारंटी लागू की, जिस गारंटी की वजह से इलेक्शन काफी हमारे हद तक हमारे हाथों से निकलने का काम हुआ। नहीं, गारंटी तो आप भी दे रहे, प्रियंका गांधी भी चीख चीख कर गारंटी दे रही थी। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कई गारंटी दी थी, याद होगा विधानसभा चुनाव था जब, ऐसे में, और कई उन्होंने गारंटी दी महिलाओं को लेकर, लेकिन उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। सबसे बड़ी चीज़ है ये पूरे चुनाव में मैंने देखा अब्दुल्ला भाई कि चुनाव हारने के बाद जो एक नाम बार बार आ रहा था, नरेंद्र मोदी। मतलब कि आपके कई बड़े नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी की वजह से हम चुनाव हार गए। कई ऐसे तमाम नेता थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। ऐसे में नरेंद्र मोदी का आप लोग तोड़ निकाल नहीं पा रहे। सवाल तो ये है, उनका तोड़ ही नहीं है आप लोग के पास। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की तोड़ की बात नहीं है, तोड़ है मैनेजमेंट की। हम भाजपा ने अपना मैनेजमेंट ठीक रखा, भाजपा लास्ट तक उसी लाइन पर चुनाव लड़ती रही जहां से वो शुरू किया था। हमारा इलेक्शन जीत का इलेक्शन था, लेकिन हम उसको मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, 5 साल का समय है, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जीवन भर के लिए कोई सरकारें बुक हो जाती है, सरकारों को तो आना जाना लगा रहता है। बशर्ते यह है कि जनता को सुख सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, अपनी सरकार लगनी चाहिए कि हाँ ये हमारी सरकार है, और हमारा मकसद भी यही था। अब रही बात आपने मोदी जी की गारंटी की, थी कि प्रियंका गांधी जी ने जो गारंटी दी थी राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर, हमने 500 रुपए में पूरा सिलेंडर दिया। हमने चिकित्सा 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया, तुरंत लागू कराया। ऐसा नहीं था कि हमारी सरकार ने 4.5 साल बाद जनता को लुभाने के लिए लुभावनी वादे किए हैं। अब मामा जी की सरकार है मध्य प्रदेश में, उन्होंने 4.5 साल बाद ये स्कीम लागू की, और निश्चित तौर पर इस स्कीम का उन्होंने लागू तो की, लेकिन प्रचार प्रसार भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो हम लोग कहीं ना कहीं वहां पिछड़ गए। ऐसा नहीं है कि जनता हमें वोट नहीं देना चाहती, हमारा वोट प्रतिशत भी बहुत बड़ा है, 10 लाख वोट ज्यादा मिला है हमें भाजपा से। ऐसा नहीं है कि हम फाइट में नहीं थे, लेकिन हम मैनेजमेंट नहीं कर पाए इलेक्शन का। मतलब मैनेजमेंट में गलती हो गई, ठीक है। रविंद्र सिंह जी, रविंद्र भाई, आप लोग पीडीए पीडीए चिल्ला रहे थे,
और उत्तर प्रदेश के बाद कहा जाता है मध्य प्रदेश आपका वोट बैंक एक अच्छा खासा मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद। ऐसे में ना पीडीए काम आया, जातीय जनगणना भी आप लोग खूब चिल्लाया आपने, ना जातीय जनगणना आपके काम आया। 79, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 79 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, वहां पर 50+ सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो गई महाराज। और कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस को आपने काफी चोट पहुंचा दी। सर्वप्रथम तो यह है कि समाजवादी पार्टी या जो हम लोग सोशलिस्ट विचारधारा का जो केंद्र रहा, बिहार रहा है, उस पे चल के उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सबसे पहले सन 67 में सरकार बनाई। तो मध्य प्रदेश हमारा कभी कार्य क्षेत्र नहीं रहा है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि हमने केवल 6 सीटें मांगी थी वहां पर। तो अगर हमारा कार्य क्षेत्र रहा होता तो हम 6 सीटों में ही सिमट के नहीं मांगते। तो हमारा कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश नहीं रहा। दूसरा विषय है जो एक ये आइडेंटिफाई करना कि किस चुनाव में किस जेंडर ने किसको कितना वोट दिया, ये संभव नहीं। अगर ऐसा संभव होगा तो एक बार ईवीएम पे फिर से प्रश्न उठेगा। तो ये संभव तो है नहीं कि महिलाओं को दिया गया, लेकिन अगर बीजेपी महिलाओं के पक्ष में आना चाहती है तो उसको 2-3 आंकड़ों को स्पष्ट करना पड़ेगा। सबसे तो घृणित आंकड़ा एक है जो उनकी सुरक्षा से जुड़ा है। सरकारी आंकड़ा ही बताता है कि 3 साल में 13 लाख से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां गायब हो गई। तो निकाल के ले आवे बीजेपी। इसका मतलब बीजेपी ने अपने राज्य में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दिया। अब बहुत सारी योजनाएं लेके आई, स्टार्टअप ये वगैरह करके। तो पूरे के पूरे उद्यम समूह में केवल 20% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी भागीदारी है। अब उनका खाली नाम डाला गया है या स्वयं काम कर रही है, इसको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है। स्टार्टअप में जो सबसे बड़ी मोदी जी की योजना है और कह रहे हैं महिलाएं हमारे साथ में हैं, उसमें कुल टोटल जो भागीदारी है महिलाओं की 6%। तो अगर महिलाओं ने वोट दिया है तो आप यहाँ भी परसेंटेज बढ़ाइए उनका, निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए। इसी को थोड़ा सा और कायदे से देखेंगे तो एक महिला भागीदारी वाली, चाहे नाम ही डाला गया हो उसका, केवल 6% इस प्रकार के स्टार्टअप हैं इसमें जो एक महिला पे डिपेंडेंट हैं। और वो समूह जो केवल एक महिला के द्वारा चलता है उसकी भागीदारी केवल 1.4%। ये बढ़ाना चाहिए। दूसरा, सरकारी नौकरियों में जो अपर पोजीशन से, प्रशासनिक पोजीशन से, आईएएस से केवल 23% है। और अगर निचले क्रम की आ जाइए, लोअर डिवीजन और एसएससी की परीक्षाओं में आ जाइए तो 11% है महिलाओं की भागीदारी। ये बढ़ाए ना। कार्यकर्ता बना देने से, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता बना देने से क्या महिलाओं का उद्धार हो जाएगा? दूसरा, बेरोजगारी दर अगर देख लें तो शहरी स्तर पे बेरोजगारी दर बल्कि ग्रामीण से ज्यादा है। क्योंकि ग्रामीण स्तर पे तो जाके महिलाएं खेतों पे काम करके पैसा ले लेती या घरेलू काम करके पैसा ले लेती हैं। शहर की बेरोजगारी दर लगभग 11% है महिलाओं की, जबकि अगर ग्रामीण बेरोजगारी दर देखें तो 4% है। तो अगर मोदी जी को कार्यकर्ता बना के रोजगारी दर या महिलाओं को सशक्तिकरण करना हो तो वो जाने वो कौन सी पॉलिसी है, किसी नई नई पॉलिसी लाते रहते हैं। लेकिन अगर महिलाओं का सशक्तिकरण करना है तो उनकी सुरक्षा पे, उनके उद्यम में नेतृत्व बढ़ा के, उनको सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी बढ़ा के, तो इस प्रकार से अगर वो काम करेंगे तो देखने में आएगा। और जिस प्रकार से योजनाएं बना रहे हैं कि बूथ बूथ पे महिलाएं भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, इससे महिलाओं का कभी भी सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। और अगर उनको सशक्तिकरण करना है तो महिलाओं को सबसे पहले मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। जी धन्यवाद। ठीक है, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जवाब दीजिए सर। जी भदौरिया जी, तमाम तरह की बातें रविंद्र भाई ने गिना दी, आपने शायद सुनी भी होगी। अब कह रहे मेन स्ट्रीम में आप लोग लेकर नहीं आ रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र छोड़िए, बेरोजगारी दर जो है वो शहरी क्षेत्र में काफ़ी बढ़ी हुई है, केवल कार्यकर्ता बनाने से ही नहीं काम चलेगा, तमाम तरह की बातें कह रहे हैं रविंद्र भाई। भाई रविंद्र भाई आज इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि अब जनता इन्हें नकार चुकी है कि जब इनका शासनकाल रहा तो इन्होंने कुछ किया तो है नहीं। अब ये बातें कर रहे हैं, जब इनका शासन था तब इन्होंने लूट घसोट, फिरौती, डकैती, बलात्कार, हत्याएं,
इसका उद्योग बना रखा था। और आज जब जनता इन्हें छोड़ चुकी है, आज जनता हमें चुन रही है बार बार, तो इनको बड़ा दर्द हो रहा है। अगर जनता हमसे परेशान होती तो हमें बार बार क्यों चुन रही है? अगर हमारे कुछ धरातल पर दिखाई दे रहे होंगे कार्य, तभी तो। इन्होंने कभी सोचा था कि किसान निधि भी लाई जाती है? किसान निधि हमने दी, जिस तरह से हमने गृहिणियों को गैस चूल्हा दिया, इन्होंने कभी सोचा था कि ये भी गृहिणियों को दिया जाता है? जैसे हम मध्य प्रदेश में यहाँ पर हर घर में हर महिला को जो है ना 1250 रुपए प्रति महीना दे रहे हैं, और अब बढ़ा के उसको हम 3000 भी करने वाले। कभी इन्होंने सोचा? क्योंकि ये लोग तो फिरौती लेने वाले हैं, गुंडे और इनको माफियाओं को जो है ना संरक्षण देने वाले हैं, उनके माध्यम लूट कराने वाले, जमीनों पे कब्जा करने वाले। तो ये क्या बात करेंगे? इनका जैसा शासन रहा है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये सब, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे ये अन्य पार्टियां हो। इन्होंने देश के लिए क्या किया है बताएं ना? जहां जहां इनकी सत्ता रही है, सिवाय लूटने के अलावा और तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो इनके पास अब कहने को कुछ नहीं है। तो ये बगले झांकते गए तो थे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने, एक भी सीट पे इनकी जमानत नहीं बची, बता दे जमानत बची है किसी एक सीट पे भी? बड़े नारे लगा के गए थे, बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कुछ। और पहले तो इनका आपस में ही हुआ खींचातानी हो गई। कोई किसी को कहता है चालू पार्टी, कोई कहता है कि चुरकुट है, कोई कहता है कि होंगे कोई मैं नहीं जानता हूँ अखिलेश। मगर कितना जीत के आए वहां से, कितना हासिल कर लिया है? एक सीट पे भी जमानत बता देंगे इन्होंने बचा। तो ये कहने, ये सिर्फ लोग वो है, ये हवा फैलाने वाले हैं, बूमर फैलाने वाले हैं। अगर इतने ही अच्छे होते तो 4 कार्यकाल समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में रहा है, कितना दिया है? ये जिसकी राजनीति करते हैं इन्होंने उनको भी कुछ नहीं दिया है। जब हमने गरीबी रेखा के मकान दिए हैं तो हमने वहाँ जाति समाज मजहब नहीं देखा है कि जाति समाज मजहब पंथ देख के हम बांटे। हमने सबको दिए, हमारे लिए सब है। माननीय हमारे नेता का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम उस रास्ते में चलने वाले लोग हैं। तो ये हमारी क्या बात करेंगे? जी मनीष। अब्दुल्ला भाई, यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, और ये बड़ा चिंता का विषय है कि अगर वोटर्स खिसक रहे हैं आप लोगों के, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना में भी अच्छा खासा बीजेपी का होल्ड देखने को मिला है, और ख़ासकर जो महिलाएं हैं और हर वर्ग की महिलाएं जो है वो खिसक रही हैं, और इसीलिए आप लोगों को वोट कम पड़ रहे हैं। वोट इन द सेंस आप लोगों की सीटें कम आ रही हैं। और यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि महिलाओं ने जब उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है चुनाव में, तब कुछ ना कुछ घटित हो गया है। जहां पर भी कोई सत्ता में रहा है तो बदलाव हुआ है, लेकिन बीजेपी को जरूर फायदा हो गया है जब महिलाओं को वोट प्रतिशत बढ़ा है इस दौरान। मनीष जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो मौके पर उन्होंने जब कन्हैया लाल का राजस्थान में बदल हुआ, उसकी निर्मम हत्या कर दी, हथियारों को सजा दी, लेकिन हत्यारे कौन थे? अशोक गहलोत जी पर्दा उठाने में नाकाम रहे हथियारों के ऊपर। लेकिन भाजपा को जब आ गई कन्हैया लाल, तो जहां भी हो अच्छी तरह हूँ, मैं उन्हें करता हूँ। लेकिन भाजपा ने को कन्हैया लाल याद आए इलेक्शन में, आदरणीय मोदी ने मंच के माध्यम से कन्हैया लाल रमाई। ये मैं ये कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी का ये उनका एक ढीलापन रहा कि उन्हें ये पता था कि हत्या के किन का हाथ है, किन ताकतों का हाथ है। जब उनको पता था तो उन्होंने जाहिर नहीं किया, उन्होंने ऊपर ठीक किया। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि आप चूक जाते हैं और वो मुद्दा आपको बात पड़ जाता है। इसी मुद्दे का फायदा ले लिया, चलिए कोई बात नहीं। अब ये बात योजना जो है उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, इन्हीं की सरकार है। 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में मिल रहा है, 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में मिल रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा? 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में देने के लिए तैयार है, तो योगी जी 500 रुपए का सिलेंडर यहाँ देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? यहाँ जनता पे मार क्यों पड़ रही है? यहाँ क्यों मिल रहा है 1100 रुपए का सिलेंडर? जो गारंटी आप मध्य प्रदेश में, राजस्थान में दे रहे हैं, वो गारंटी आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की जनता से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है। इनका भी एक एमएलए जीते हैं
राजस्थान से हवा महल से मैं देख रहा था टीवी पर। वो जीतने के बाद सबसे पहले नॉन वेज की शॉप्स पर गए। नॉन वेज की शॉप्स पर जाकर उन्होंने पता नहीं तो आग तरीके से जैसे कोई गुंडा होता है इस तरीके का व्यवहार किया, और हनुमान जी का गदा भी लेकर के गए कि हनुमान जी का गदा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, संघर्ष मोचक साथ में रहेंगे तो फिर तो कोई टेंशन होती नहीं है, सच्चाई है। उन्होंने जाकर के वहां गंदा व्यवहार किया दुकानदारों से, जो कि आज तक सरकारों में नहीं हुआ। वसुंधरा राजे की सरकार रही, अशोक गहलोत जी की भी सरकार रही। बीजेपी ने राजस्थान खिसकने के चक्कर में ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं कि वो जिससे वो सिर्फ सांप्रदायिकता ही उनके दिमाग में चलती है, और वो यही चाहते हैं कि किसी तरह अब टिकट चाहे, सुनिए ना अब्दुल्ला भाई, टिकट चाहे जिसको दिए हो लेकिन जीत के भी आ गए हैं, जीत कर भी आए, ये भी सोचने वाली बात है। उनको वहीं के लोगों ने वोट किया है। अच्छा, अशोक गहलोत ने महिलाओं के खिलाफ अधिकांश मामले झूठे होते हैं ऐसे बयान दिए थे, वो सब भी बयान कहीं उनके लिए घातक तो नहीं सिद्ध हो रहे हैं? मनीष हो गए। या तो आप उन लोगों की जीत मान लीजिए, या मान लीजिए मोदी जी की मोदी जी के नेतृत्व की जीत मान लीजिए। तो मोदी जी के नेतृत्व की जीती है सर, ये मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे हजारों एमएलए बने हैं जिन्हें कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, तो मोदी जी के नेतृत्व में एमएलए बन गए। ऐसा ही योगी जी के नेतृत्व में रहा, एक लहर चली, एक हवा बनी, लोगों ने नीचे का वोट सही देखा तो कैंडिडेट कौन, उन्होंने मोदी। लेकिन महिलाओं को क्यों नहीं साथ पाए? 500 रुपए का सिलेंडर आप दे रहे थे भाई, 500 का सिलेंडर दे रहे थे ना आप कह रहे 25 लाख रुपए हम लोग स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे थे उनको, दे रहे थे भाई। यहाँ तो 5 लाख दे रहे हैं, आप तो 25 लाख दे रहे थे स्वास्थ्य के लिए। आखिर और कहाँ अंतर आ गया यहाँ पर? आखिर महिलाओं को क्यों नहीं साथ पाए? कुछ क्या रीजन क्या रहा? अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ तो आप उसे स्प्लिट कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ 500 रुपए का सिलेंडर है, इसका तो जवाब दिलवाइए पहले। अरे महाराज, हम तो बोल रहे हैं आप 500 का सिलेंडर दे रहे थे, आप मान ली, आप लोग खुद कहते हैं, हम भी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन आपका 500 का सिलेंडर जो है और बीजेपी का उज्ज्वला योजना जो है आपके 500 के सिलेंडर पर भारी पड़ गया। सवाल तो ये है। देखिए मनीष जी, मैं आपको बताऊं, इन राज्यों में कभी भी ऐसा चुनाव नहीं होता। हाँ। मुद्दों में चुनाव होते हैं। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ सांप्रदायिकता हावी नहीं रहती, वहाँ के लोग बहुत अलग लोग हैं। वहाँ का मतदाता जो है वो इस बारे में नहीं सोचता। वहाँ का मतदाता सोचता है कि विकास कार्य कैसे होंगे, हमारे देश की, हमारे गांव की, हमारे शहर की, हमारे प्रदेश की तस्वीर कैसे बदलेगी। इन स्टेट का जो मतदाता है वो बहुत समझदार है। और मैंने इसलिए बताया आपको कि हमारी पार्टी का मैनेजमेंट में कमी थी तो मतदाता डाइवर्ट हो गया। मतदाता मैनेजमेंट में नहीं, फूट था आपके पार्टी में, फूट देखने को मिला था। ठीक है, आते हैं आपके पास, आते हैं रविंद्र भाई, आपके पास आते हैं। एक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहिए एशियन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, डब्ल्यू फैक्टर यानी वुमेन्स फैक्टर की ओर अब बीजेपी लग गई है। किस तरह से जो महिला वोटर्स है उन्हें अपनी ओर किया जाए, इसको लेकर तमाम तरह की अब कहा जा रहा है। जिस तरह से एमपी में लाडली बहना योजना चलाई गई, उसी तर्ज पर यूपी में भी ऐसी योजना चलाई जा सकती है महिलाओं को लुभाने के लिए। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए रविंद्र सिंह जी। रविंद्र भाई, एक सवाल ये भी है कि इतना आपने गणित गिना दिया, ये चीज़ें हैं, बावजूद इसके महिलाएं आखिर क्यों बीजेपी को ही वोट कर रही हैं, क्यों बीजेपी की ओर जा रही हैं? आप चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव ले लीजिए, अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें आप उसको भी उठा के देख लीजिए, महिलाओं ने कहीं ना कहीं भरोसा दिखाया है। चाहे आप तेलंगाना की बात कर लीजिए, मिजोरम की बात कर लीजिए, या फिर 3 राज्यों में जहां पर बीजेपी आई है, वहां पर महिलाएं इन पर भरोसा दिखा रही हैं। अगर सब इतना कुछ है और बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, बावजूद इसके महिलाएं उन पर भरोसा दिखा रही, कुछ तो होगा ना बात। अगर इसको मैं बोलूं संवैधानिक टर्म में, तो मतदाता बीजेपी में भरोसा दिखा रहा है। तो महिलाओं की अलग से मतगणना नहीं हो सकती। पिछली बार भी मैंने कहा, जो अगर मत पेटी होती, जो बैलेट पेपर होता, तो शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, शायद उसमें भी ना होती।
मतदाताएं ने बीजेपी में भरोसा दिखाया। तो उस इन 3 राज्यों में हमारी उपस्थिति या 5 राज्यों में हमारी उपस्थिति नहीं थी। हम नहीं, मध्य प्रदेश में आपकी उपस्थिति थी महाराज, ऐसा मत कहिए ना रविंद्र भाई। हमारी जो सर्वाधिक टैली रही है 3 विधायक सबसे ज्यादा आपने आप उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा आप चुनाव प्रचार करते हैं तो मध्य प्रदेश में करते हैं हमेशा विधानसभा चुनाव में। डिम्पल यादव पहुंच गई वहां पर अखिलेश यादव पहुंच गए चुनाव प्रचार के लिए, दिन रात वहां जुटे रहे। आप क्या बात कर रहे हैं रविंद्र भाई? नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे ही हम, चुनाव सब जगह लड़ेंगे। जो हमारी जो सर्वाधिक टैली रही है वहाँ 3 विधायकों की रही है। चलिए, आप हमको मध्य प्रदेश में इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, उसका अंतर क्या पड़ता है। अब मान लीजिए हम मध्य प्रदेश में फेल हो गए या हम मध्य प्रदेश में सत्ता बना लेते, लेकिन प्रश्न वही रहेगा जिसका जवाब नहीं दिया हमारे भाजपा के मित्र ने, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण उसी के द्वारा होगा। ये हमको डकैत कर देने से, फिरौती कर देने से, बलात्कार कर देने से नहीं होगा, गुंडा कह देने से। और अगर डकैती, फिरौती, बलात्कार ही एक मानक मान लिया जाए तो एनसीआरबी कहती है फिरौती में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एनसीआरबी की बात कर रहा हूँ। डकैती में उत्तर नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 3 है, और माफिया और गुंडों की बात करेंगे तो 2 सजा याफ्ता लोग उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्रियों पे गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। 111 जो लोग बैठे हुए हैं हमारे माननीय लोग एमएलए के रूप में भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर में गंभीर अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। ये सब कह देने से महिलाओं का उद्धार नहीं होने वाला है। महिलाओं का उद्धार करने से पूछ रहे हमने क्या किया, इनको जानकारी नहीं है, या तो उत्तराखंड में रहते हैं उनकी इसलिए जानकारी नहीं है। हमने 1090 खोला था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हमने डायल 100 खोला, हमने एक डायल 107 खोला जो घर घर तक स्वास्थ्य सेवा चाहिए थे। इन सबके कॉल सेंटर्स में केवल महिलाएं नौकरी करती थी, जो आज सड़कों पे उतर के अपना पैसा बढ़ाने की मांग कर रही है तो उत्तर प्रदेश पुलिस डंडों से पीटती है और एफआईआर कर देती है। ये हमने महिलाओं के लिए किया था, और हमने वुमेन पावर लाइन बनाया था, हमने महिलाओं की मुफ्त शिक्षा दिया था, और महिलाओं की मुफ्त डिलीवरी थी। डिलीवरी के साथ 6 महीने का पोषण कार्यक्रम था। ये तो टीबी के मरीज को 500 रुपया नहीं दे पा रहे हैं जो मैंडेटरी है, फिर भी हम आ जाते हैं। हम तो महिलाओं पे केंद्रित रहेंगे, कहीं भी ले जाना चाहेंगे। देखिए, महिलाएं हमारे बहुत बड़ी वोटर समूह बन के चली आवे, और हम सारे पूरे राज्यसभा लोकसभा सब महिलाओं से भर दें, लेकिन इससे जो 50% महिलाएं हैं इनका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। हम कोई भी योजना महिलाओं को दे दें, उनसे महिलाओं का अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, जिनको रेवड़ी कहा जाता है। उससे 500 रुपया 1000 रुपया महीना दे देने से महिलाओं का अपलिफ्टमेंट नहीं होता है। हमने महिलाओं को वृद्धा पेंशन दिया था, लेकिन उससे अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, उनका काम तो चल गया। अब इनकी सरकारों ने तो कहीं भी नहीं दिया वृद्धा पेंशन, हमने दिया था, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उससे उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ। तो अपलिफ्टमेंट करने के लिए उनकी सरकारी नौकरियों, प्राइवेट नौकरियों का कितना हाल है। भारत की 500 बड़ी कंपनियों में केवल 11 लाख महिलाएं कर्मचारी, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि मैंने काफी लंबे समय तक उत्तराखंड में शिक्षा ग्रहण किया है। सबसे कर्मठ महिलाएं नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड की हैं। इतना के बावजूद भी उत्तराखंड में महिलाओं की क्या स्थिति है आज के डेट में, जाके देख लीजिए। लेकिन मोदी सरकार ने भी तो चलाई है ना, कई सारी योजनाएं चलाई है। आप देखिए, एक तो पहली बार महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ, ठीक है, 27 साल बाद। और अगर हम ऐसे बात कर लें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, महिलाओं के को गैस सिलेंडर जो देना होता है, जन धन योजना के तहत खाता खुलवाना है, 3 तलाक का जो कानून था वो खत्म कर दिया, जैसे विधेयक जो पीएम मोदी ने, ठीक है, ये, और जिसमें 20 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं, 5 करोड़ से ज्यादा स्कूली छात्राओं और 11 करोड़ से ज्यादा कामकाजी महिलाओं को लाभ पहुंचा। ऐसी कई योजनाएं हैं पीएम मोदी ने जो लेकर आए हैं। अगर आप मौका दीजिए तो मैं 2 योजना के बारे में बता दूं तो पता लग जाएगा। हाँ, बोले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि होली में देंगे गैस सिलेंडर, तब नहीं दे पाए, अब की दीपावली में कहा देंगे गैस सिलेंडर। तो उन्होंने कहा
कि 2.5 लाख गैस सिलेंडर रजिस्टर्ड हैं हाँ, योजना के तहत। हाँ, सॉरी 2.5 करोड़, हाँ, लेकिन केवल 50 लाख जनधन खाते से जुड़े हुए हैं। मतलब 1.5 करोड़ जो सिलेंडर दिया वो जनधन खाते से नहीं जुड़े हुए हैं। ये तो हालत है। उज्ज्वला की बात करिए आपने, उज्ज्वला दे दिया गया था, मतलब बहुत बड़े मेले में लगा के दिए गए थे। तो उसके साथ 2 शर्तें थी। एक तो हम सिलेंडर आपको 400 रुपए में देंगे, पैसा पूरा जब होगा सब्सिडी आएगी। उसके लिए जनधन खाते खोले गए। तो जनधन खाते की क्लियरिटी तो मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, आदित्यनाथ जी ने दे दिया, खाते ही नहीं खोले गए। अब जब ये सिलेंडर जो देने थे, एक तो सिलेंडर का दाम बढ़ गया, दूसरा क्या था, सिलेंडर दे तो उज्ज्वला गैस के अंतर्गत सिलेंडर दे देने से उत्तर प्रदेश के ऊपर में लगभग 16 करोड़ सिलेंडर का भार पड़ गया था। तो इन्होंने कहा था कि हम ग्रामीण अंचलों में डिस्ट्रीब्यूशन खोलेंगे। तो 9.5 साल की सरकार हो गई। ठीक है भदौरिया जी, जवाब दीजिए। भदौरिया जी, भदौरिया जी, भदौरिया जी, आपको आवाज आ रही है सर? कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी किया था, और क्या नाम, वो 100 नंबर वाली गाड़ी आई तो चर्चा की। मतलब उससे पहले क्या है, ये भी ले गए थे ना पुलिस को। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, लगता है वो कहीं और पे बिजी हैं, उनसे कहिए कि लाइन पर जुड़े। ठीक है अब्दुल्ला आरिफ जी। अब्दुल्ला भाई, तमाम तरह की चाहे खामियां गिना लें, लेकिन योजनाएं हैं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, महिलाओं को 33% आरक्षण देने से आर्थिक रूप से मजबूत होना, महिला सम्मान बचत पत्र योजना, 2 लाख रुपए तक निवेश पर 7.5% ब्याज मिलना, इसके तहत। 5वीं है ग्रामीण महिलाओं के लिए महिला शक्ति केंद्र स्कीम लाना। 6ठी है मैटरनिटी लीव 12 की जगह 26 हफ्ते करना। 7वीं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को बच्चों के जन्म पर 5,000 रुपये देना। अभी बात कर रहे थे हमारे भाई रविंद्र भाई, बात कर रहे थे, इसलिए मैंने ये योजना गिना दी। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक कानूनी पाबंद, प्रधानमंत्री उज्ज्वला, ऐसे तमाम 27 योजनाएं हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए बनाई गई हैं। और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब अच्छे से भुनाया भी है हर एक राज्य में जा जाकर, जिसका वो फायदा मिला है। महिलाओं ने देखा है कि हमें फायदा मिला है भाई। अब जिसके घर में सिलेंडर है उसे तो फायदा मिला है। उसके बाद ये कहा गया हम 3 सिलेंडर और भी आपको देंगे, मुफ्त देंगे। तो इससे जो है महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग भी लिया, इस बार वोट भी किया, और बीजेपी को जो है पूर्ण बहुमत से लेकर आई 3 राज्यों के अंदर। और ये लोकसभा चुनाव में खतरे की घंटी हो जाएगी आप लोग के लिए, अगर आप लोगों ने इससे पहले कुछ नहीं किया तो। बहुत समय है मनीष भाई, अभी स्ट्रेटेजी चल रही है, और ये काम मैनिफेस्टो कमेटी का है। कांग्रेस ट्रेनिंग कमेटी होती है, मैनिफेस्टो कमेटी होती है। ये सब लोग इसी बात पर अब मंथन करेंगे, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी होगी, बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जाएगी। उसी के अंदर ये सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद, जैसा कि कई राज्यों में ये भी खबर है कि युवा नेतृत्व नहीं था, युवाओं को टिकट नहीं मिले, उस वजह से भी कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। और जैसे कि उनके ओएसडी गहलोत जी के ओएसडी ने शर्मा जी ने कहा कि 40 टिकट ऐसे थे कि जिनमें उनकी एंटी कंपेंसी थी, और गहलोत जी ने उसको भी इग्नोर किया। तो ये सब चीजें मिलाकर के, गारंटी योजनाएं, ये सब चीजें मिलाकर के कहीं ना कहीं जनता का विश्वास इसलिए भी थोड़ा सा हमारी तरफ से अलग हुआ है, और भाजपा के प्रति क्षमा है कि हम लोग, मैंने फिर वही बात कहूंगा कि हम लोग मिसमैनेजमेंट में रहे, मैनेजमेंट नहीं कर पाए। और 2024 की तैयारी कांग्रेस पार्टी कमर कस के करेगी, ऐसा नहीं है। सारे सहयोगियों को, सारे दलों को साथ लेकर के, अब इंडिया गठबंधन बना है तो इंडिया गठबंधन में सभी लोगों को साथ लिया जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की तो मीटिंग ही टल गई महाराज। अब इंडिया गठबंधन कहाँ रह गया अब्दुल्ला भाई? अब तो अखिलेश यादव मना कर रहे, ममता बनर्जी मना कर रही, नीतीश कुमार मना कर रहे। अनीश भाई, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मैं जो बात आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहता, वो मुझसे मत कहलवाइए। नहीं अब्दुल्ला भाई, देखिए आप बहुत साफ गोई वाले इंसान हैं,
आपको तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ, आप जो भी बात कहते हैं बड़ा साफ गोई से और बड़े खुले विचार से कहते हैं। इसका तो मैं भी कायल हूँ कि आप इधर उधर की कोई बात नहीं करते हैं, फैक्ट पर वो सच्चाई कहते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि क्या गलती रही, ओएसडी ने क्या कहा, तमाम तरह की बातें आपने बताई, ये हर पार्टी के नेता नहीं कह पाते, लेकिन आप बड़े साफ गोई से बात करते हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए एक कारण जो बन गया, आपने बिल्कुल सही बात कही। अगर हम बात करें कांग्रेस की हार की, तो ये आप भी जानते हैं कांग्रेस को कांग्रेस ही ले डूबती है। वो चाहे जितने मजबूती से लड़े, लेकिन उसको जो है खुद ही अपने लोग ही ले डूबते हैं। और इसका जो है असर ये इन राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें देखने को मिला है। बिल्कुल यही बात है कि देखिए कांग्रेस के वोटर जो है वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। ये बात सच है कि राहुल गांधी का नेतृत्व लोगों ने पिछले 2 साल में स्वीकार करना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा तरीके से शुरू कर दिया है। पहले बीजेपी राहुल गांधी जी की छवि को खराब करती थी। आज उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके और कुछ मुद्दों पर आवाज बुलंद करने के बाद, जब उनकी संसद सदस्यता चली गई, उसके बाद भी उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद रखा। जो लोग डर गए थे, जो अन्य दल हमारे सहयोगी हो या कोई भी हो, XYZ, वो लोग डर गए थे, बोलते हुए डर रहे थे, क्योंकि ईडी का खतरा था और CID का खतरा था, CBI का खतरा था, IT का खतरा था। तो वो लोग तो आवाज दबा ले गए। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी एक ऐसी आवाज है आज भी देश के अंदर कि जो आज भी अपनी बात बेबाकी से बोलते हैं, डरते नहीं है। जो सच है वो कहना चाहिए। परिणाम चाहे कुछ भी हो, उन्हें परिणाम की चिंता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव हार गए हैं या राहुल गांधी के नेतृत्व में हम अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। कार्यकर्ता से पार्टी चलती है, संगठन से पार्टी चलती है और मैनिफेस्टो योजनाओं से मैनिफेस्टो बनता है। जब आप योजनाएं दोगे तो आपका मैनिफेस्टो मजबूत होगा। आपके मैनिफेस्टो में जनता के लिए कितना लाभार्थी है वो तय करेगी जनता। जनता की समझ में आएगा तो आपको वोट करेगी, जनता की समझ में नहीं आएगा तो वो वोट नहीं करेगी। मैंने फिर एक बात कहता हूँ कि अब भी 10 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला है भाजपा से। सीट शेयर फिर भी कम हो गया, लेकिन वोट शेयर अभी भी 10 लाख ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस वापसी करेगी, ऐसा नहीं है मुझे आज हम तेलंगाना में आ गए हैं और हमारा छत्तीसगढ़ भी चला गया। देखिए, तो ये सब जो है सिस्टम की बात होती है। सिस्टम होता है तो सब कुछ होता है। भाजपा के लोगों ने सिस्टम से काम किया, उनको बधाई। मैंडेट उनको मिला, उनको बधाई। वो अच्छा काम करें, इस बात के लिए हम उनको बधाई देते हैं। और यदि वो विफल होते हैं तो उनके विरोध करने के लिए भी हम तैयार खड़े हैं। ठीक है भदौरिया जी, आपको आवाज आ रही है? सर भदौरिया जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है भदौरिया इससे संपर्क टूट गया। भदौरिया से एक बार फिर से संपर्क साधेंगे। रविंद्र भाई यहाँ पर देखिए, ईडी गठबंधन की बात की अब्दुल्ला भाई ने, ईडी गठबंधन की, लेकिन कहाँ है अब वो नजर नहीं आया और इसका जो है असर भी देखने को मिला। अगर शायद इंडी गठबंधन होता तो रिजल्ट थोड़े बदल सकते थे, थोड़े बदल तो सकते ही थे। खासकर मध्य प्रदेश में कुछ तो हो सकता था, थोड़ा बहुत नहीं तो ज़्यादा अंतर से ना हारते, कुछ सीटों से ही हारती कांग्रेस, लेकिन बदल सकता था अगर आप लोग थोड़ा सा साथ देते। लेकिन यहाँ पर मीटिंग होनी थी, मीटिंग से भी सब धीरे धीरे सबने कन्नी काट ली। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, अब अपने क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करने में लगी हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कहीं ऐसा ना हो हमारा क्षेत्र हमसे छिन जाए और हम अपने क्षेत्र में कमजोर हो जाए। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि क्षेत्रीय पार्टियां अपने क्षेत्र में मजबूत हो रही हैं। सबसे पहले तो मेरा 2 प्रश्न है। इंडी नाम का कोई गठबंधन नहीं बना मेरी जानकारी। इंडिया नाम का एक गठबंधन है। दूसरा, ये जो गठबंधन है ये टूट गया करके ये तो आधिकारिक रूप से तभी कहा जाएगा क्योंकि सारे दलों के कन्वीनर हैं। अभी ऐसे कोई मीटिंग नहीं कि कह दिया जाए टूट गया। कयास ही लगाए जा सकते हैं, तो कोई कयास लगाना भी पत्रकारिता में एक पार्ट है, तो वो अदरवाइज नहीं है। दूसरा विषय है, हमारे 28 दल के गठबंधन की बात होती है, लेकिन वो 38 दलों के गठबंधन की बात नहीं होती है। ठीक है, भाजपा जीत गई, एक तरफा जीत गई, इसका मतलब उन्होंने अपने 38 दलों को तवज्जो ही नहीं दिया, 37 दलों को। पता नहीं क्यों नहीं इसमें कोई बात करता। भाई उनके 38 लोग थे तो क्या 38 प्रत्याशी उतारे गए कि नहीं? क्या उस 38 लोगों में से किसी एक आदमी को प्रचार में भेजा गया कि नहीं?
अब जो आपका जवाब दे रहा हूं मैं कि जो इंडिया गठबंधन है, जब गठबंधन नहीं था तब भी हम लोगों ने उस भारतीय जनता पार्टी को हराया था जो आज से ज्यादा मजबूत थी। तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी थे, माननीय आडवाणी जी थे। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था 2004 में भारतीय जनता पार्टी का, और इंडिया साइन जैसा उनके पास एक 5 साल का बैकग्राउंड था। तब भी हमने हराया था, अलग अलग लड़े थे एकदम, और 10 साल तक हम लोग साथ रहे। साथ रहते हुए भी हम लोग एक दूसरे का लोकतांत्रिक रूप से विरोध करते थे। मुझे याद है जो कि 11 बिलों पे विरोध किया था हम लोगों ने एक दूसरे का, तभी 10 साल तक साथ थे। तो अभी ऐसा कोई भी किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं आया कि हमारा गठबंधन टूट गया, बल्कि इसके उलट एक स्टेटमेंट आया है माननीय नीतीश जी का, भाई कहा जा रहा है मैं नहीं जा रहा हूँ, जब मैंने 6 दिन पहले ही बता दिया मेरी तबीयत खराब है। तो ये इस प्रकार के अफवाहें क्यों फैलाई जा रही? तो अब मान लेते हैं कि केंद्रीय सत्ता कैसे हटती है। 77 में केंद्रीय सत्ता कौन था केंद्रीय सत्ता में, इसका वैल्यू नहीं देते हैं। 77 में केंद्रीय सत्ता थी तभी हटी जब क्षेत्रीय छत्र इकट्ठा हुए। 89 में केंद्रीय सत्ता हटी जब क्षेत्रीय छत्र इकट्ठा हुए तब। 2004 में केंद्रीय सत्ता हटी जब क्षेत्रीय छत्र इकट्ठा हुए तब। तो ये जो चुनाव परिणाम है हमारे लिए आए हुए बहुत सार्थक है कि देखिए पूरे दक्षिण में एक छत्र लगभग शासन है कांग्रेस का नेशनल पार्टियों में। कहाँ और जहाँ पर अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इनमें भी ये बात सही है कि उन लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकारें हर जगह बनाई हुई है। लेकिन जब लोकसभा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 2% वोट का मार्जिन है। तो जब लोकसभा का चुनाव होगा और इंडिया गठबंधन लड़ेगा तो इनके लिए कठिन परिस्थितियां होंगी। अभी भी रविंद्र भाई आपको भरोसा है इंडी गठबंधन चुनाव लड़ेगा, साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा हर हालत में? ये भरोसा है ना? एकदम पूर्ण भरोसा। क्योंकि रविंद्र भाई फिर हम आपको जोड़ेंगे उस वक्त, याद रखिएगा। क्योंकि ठीक है, क्योंकि देखिए जिस तरह से सुगबुगाहट है रविंद्र भाई, इस बात को भी समझना होगा। क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी कल ही बयान दिया था कि अब तो भाई अब हम पार्टी के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि इसका भविष्य क्या होना है, इसके भविष्य पर अब हम बात करेंगे। तो इसका भविष्य क्या होना है इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो बात करते तो ये कहते कि हाँ ठीक है हम मीटिंग में नहीं गए, लेकिन अब वो कह रहे हैं हम पार्टी के अपने लोगों से बात करेंगे, इसका भविष्य क्या होगा उस पर विचार विमर्श करेंगे। पार्टी में तो वही है, वही जो तय करते हैं, आप मानते हैं, ठीक। यहाँ पर ममता बनर्जी कह रही हैं जी हमें बताया नहीं गया था और रख लिया गया, हमारे कार्यक्रम है। नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने 6 दिन पहले ही कह दिया था हमारी तबीयत खराब है। अब ऐसे में जो अहमद सोरेन है वो कह रहे हैं जी काम है। अब देखिए ऐसे में सवाल ये है रविंद्र भाई, इतना अब इतना तो कोई भी मतलब समझदार है, समझता हर चीज़ है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अगर मीटिंग रखेंगे तो ऐसे तो है नहीं हड़बड़ी में रख लेंगे, नहीं भैया 6 तारीख को मीटिंग है, चूंकि संयोजक तो है नहीं खड़गे जी, संयोजक तो है नहीं कि वो बोल दिए और आप मान लिए, संयोजक तो है नहीं। खड़गे जी ने अगर मीटिंग रखी होगी तो कुछ सोच समझ के रखी होगी, उसके बाद इस तरह का बयान आना। अब मीडिया भी है, अब इतना तो मीडिया भी समझ रही है और बाकी जो आम जनता वो भी समझ रही है आखिर चल क्या रहा है। भाई साहब जी रविंद्र भाई, इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं कि जब हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे तब भी सत्ता में 10 साल रहे। मान लेते हैं, चलिए आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग का जो सामूहिक लक्ष्य एक है कि केंद्रीय सत्ता को हटाना है। चलिए अलग अलग लड़ते हैं, तो ये तो कई बार हो चुका है कि अलग अलग लड़के भी कम से कम 2 बार यही कह दीजिए कि अब हम लोग अलग अलग लड़ेंगे, ये तो ज्यादा बेनिफिट है, ये तो ज्यादा बेनिफिट है। अब्दुल्ला भाई इसको आप मान लेंगे, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं अलग लड़ेंगे। आप उस बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कह दीजिए। नहीं रविंद्र भाई, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये तो ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए। अब्दुल्ला भाई अगर अलग लड़ते हैं, अभी रविंद्र भाई कहे कि हम लोग अलग अलग लड़ते हैं, अगर अलग लड़ेंगे तो हमने आप लोग को बहुत पहले भी समर्थन दिया हुआ था। ऐसे में अब्दुल्ला भाई अगर ये लोग अलग अलग लड़ते हैं, आपके साथ अलग लड़ रहे हैं, तो ये आप ही लोग के लिए तो बेनिफिट हो जाएगा। आप भी पूरे सीटों पर जाकर चुनाव लड़ लेंगे, जितनी पूरी सीटें हैं
सब सीटों पर आपको वोट नहीं मांगना, भैया इनसे कहना नहीं पड़ेगा, चलो कि नहीं दे दो। चलिए ठीक है, बिहार में आपका लालू के साथ है, गठबंधन है, लालू के साथ कर लिया, एक दो राज्यों में और है आपने कर लिया, वहां पर चलिए सीट शेयरिंग हो गई। लेकिन कम से कम आप फुल फ्लैश से लड़ेंगे चुनाव तो आप लोग के लिए भी फायदा है, इनके लिए भी फायदा है, ये लोग भी कह सकेंगे, इनके भी अगर आएंगे तब फिर आपके लिए ये बेनिफिट हो जाएगा। ऐसे में तो फिर जो धमा चौकड़ी मची हुई है इंडी गठबंधन में वो तो भगवान भरोसे है। नहीं मनीष जी, देखिए ऐसा है कि सेम आइडियोलॉजी के लोग जो हैं, जो आइडियोलॉजी रखते हैं, हमारे विचारधारा से साथ मिले हुए हैं, जिनकी विचारधारा सेम है, वो लोग मिलकर के चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर है। ये एक हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं का भी यही विचार है, जितने भी लोग हैं, जितने भी दल हैं, अगर साथ मिलकर लड़ते हैं तो ताकत एक होती है। और भाजपा में क्या कोई गठबंधन नहीं है, भाजपा में कोई फुल फ्लैश पार्टी थोड़ी है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में क्या देश के अंदर कोई अकेली चुनाव थोड़ी लड़ रही है, उसके भी बहुत सारे सहयोगी हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन नाम इसलिए तो दिया गया है कि राष्ट्रवाद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इंडिया को हरा के दिखाइए आप, आइए मैदान में, आप इंडिया को कहिए जो कहते हैं, जो आप गांधी परिवार पे हमले करते हैं, जो आप इंडिया गठबंधन के नेताओं पे हमले करते हैं, वो आप इंडिया पे हमला करिए। देखते हैं ना, अभी 24 का टाइम आ रहा है, अभी देखते जाइए, अभी मामले बनेंगे। अभी मीटिंग हाथों हाथ होनी संभव ही नहीं थी, आपने कहा कि मीटिंग हो ही नहीं है, मना कर दिया गया है, ये सब अफवाहें हैं। नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लालू जी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ममता जी का क्या हुआ, दीदी का क्या हुआ, दीदी का कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई टेंशन नहीं है, दीदी भी अपने। अब भैया का क्या हुआ, यूपी के भैया का? यूपी के भैया भी अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, विरोधी दल है, नेता प्रतिपक्ष है, कोई दिक्कत नहीं। दीदी भैया चाचा सब नाराज है महाराज। कांग्रेस का भी वोट शेयर 10 लाख ज्यादा बढ़ा है, परिणाम चाहे कुछ भी गए हो, लेकिन पीछे नहीं है मामला, कुछ भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बीजेपी का मुकाबला होगा, बड़ा दमदार मुकाबला होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम क्यों, देखिए आज मैंने क्यों महिलाओं पर ये पूरा शो रखा, इसको समझने वाली बात है अब्दुल्ला भाई, क्योंकि महिलाओं ने इस बार जो बढ़ चढ़कर वोटिंग किया है, और बीजेपी के जैसा रविंद्र भाई कह रहे हैं कि ऐसा कोई तंत्र मंत्र नहीं है जिससे जाना जाए महिलाओं ने बीजेपी को ज्यादा वोट किया। हम चलिए रविंद्र भाई की भी बात एक बार मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन महिलाओं ने काफी हद तक बीजेपी को वोट किया है, ठीक है, क्योंकि इस बार मेरे ख्याल से 46% रहा है महिलाओं का भी, और जिसमें काफी परसेंटेज बीजेपी की ओर गए हैं। दलित वर्गों का वोट गया है बीजेपी की तरफ, ठीक है, ये भी समझना होगा। छत्तीसगढ़ में गया, मध्य प्रदेश में गया, राजस्थान में गया। अच्छा, तो अब्दुल्ला भाई अब इन लोगों से देखिए, यही है ना कि रणनीति आपकी क्या है आज 24 में, क्योंकि जब ये वोटर आपसे छिटक रहे हैं तो इनको अपनी ओर लाने की कोई तो रणनीति बनाएंगे, क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा तो दिया गया था उत्तर प्रदेश में, सब टाई फिश हो गया था। नहीं, टाई फिश नहीं हुआ, नहीं गलत कह रहे हैं आप। टाई अरे महाराज, आपका वोट परसेंटेज कितना था पिछले विधानसभा चुनाव से पहले, आपका वोट परसेंटेज कितना था अब्दुल्ला? हमारे वोट परसेंटेज पर मत जाइए उत्तर प्रदेश में। आप ये देखिए कि आदरणीय प्रियंका गांधी ने कितनी महिलाओं को, लाचार महिलाओं को टिकट देने का काम किया, उन्हें अपने बलबूते खड़ा करने का काम किया। जो कमजोर वर्ग की महिलाएं कितने लाचार थी बताइए, कौन सी लाचार महिला को उन्होंने टिकट दिया है, अब हमें बताइए अब्दुल्ला भाई। मैंने बड़ी करीब से विधानसभा चुनाव देखा था, और मैंने खुद फील्ड पर उतर के रिपोर्टिंग की थी। कितनी महिलाओं को दिया था, आप बताइए, कौन सी ऐसी लाचार महिला बताइए जिसको दिया गया था टिकट? आप एक काम करिए, मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ। हाँ। लखीमपुर खीरी से लेकर के कहाँ उन्होंने किस किस महिला को दिया है, हाँ। तो मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ। बिल्कुल बताइएगा सर। आपका सवाल रिपीट ना हो। हाँ बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, हम उस पर जानेंगे कि किन महिलाओं को दिया था, क्योंकि जो मेरे नॉलेज में है एक से एक महिलाएं थी जो कि अपना एक अच्छा बाहुबल रखती हैं हर एक चीज में। हाँ, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे बरेली हो, चाहे कहीं भी हो, मैंने कई जगह देखा था। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आप मुझसे वो बात मत कहलवाइए जो मैं कहना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश के अंदर जातिगत राजनीति का लक्षण होता है। ये अब्दुल्ला भाई हर जगह होता है, ये हर जगह है, ये आप जान रहे हैं अच्छे से, ये हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता। हाँ। उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं नहीं होता बॉस। सर कहाँ नहीं होता है, जहां जहां गए राहुल गांधी ओबीसी जातीय जनगणना की बात की है,
अब बताइए ये क्या था, और सनातन को लेकर हमला किया गया, जिसका परिणाम भुगतना पड़ गया। मैं बता तो रहा हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब चाय वालों को संबोधित करते हैं, मैं चाय वाला था। हाँ। जब स्टूडेंट को संबोधित करते हैं, मैं फला यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। हाँ। डिग्री का आपको पता है क्या थी क्या नहीं थी। हाँ। उसके बाद जब वो महिलाओं में बैठते हैं, मेरी माता जी ऐसी थी और मैं पूरी रात वैसे अकेले लैंप में बैठकर पढ़ता था, स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ता था। मतलब जिस समुदाय में जाते हैं वो उसी समुदाय में विलीन हो जाते हैं। कि भाई ये हम तो इसी समाज में था, मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है और रहा कहीं भी नहीं है। ठीक ये है। सब बातें लुभावनी बातें हैं। जनता आ गई, कोई बात नहीं, जनता अब समझ रही है सब कुछ। वो हमने क्या कहा कि हम यही समझ रही है अब्दुल्ला भाई। ये समझाते समझाते तो 3 राज्य आप लोग हार गए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तो हमारे खास पेशकश समझ सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला एक मनोरम पर्यटन स्थल है। गढ़वाल की हिमालय पर्वतमाला में मौजूद इस जगह से पास की झीलों के अद्भुत दृश्य, घास के मैदान, नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपूंछ और चौखंबा की चोटियों के अद्भुत दर्शन होते हैं। किंवदंतियों के अनुसार ये वही जगह है जहां भगवान राम ने रावण वध के बाद तप किया था। ये भी माना जाता है कि चंद्रमा ने इसी जगह प्रायश्चित किया था। पर्यटक यहाँ स्केटिंग, स्कीइंग और पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों में भाग लेने आते हैं।